नमस्कार आप सभी को। आईबीपीएस पीओ एग्जाम के लिए आपने जमकर तैयारी की है। अब ये जो आपने तैयारी की है, ये आउटकम भी इसका आपको मिल सके, है ना, ये रिजल्ट में भी तब्दील हो सके, इसके लिए हम दो तीन छोटे छोटे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। सबसे पहले आपको पता है कि एग्जाम का जो पैटर्न होता है उसमें तीन सेक्शन है, इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट। और तीनों सेक्शंस के लिए आपको जो सेक्शनल टाइम मिलता है वो 20-20 मिनट का मिलता है, जहां पर के क्वांट और रीजनिंग में आपको 35-35 क्वेश्चन करने होते हैं, इंग्लिश में 30 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चंस। और खेल पूरा 1 घंटे का है ना। 1 घंटा कैसे निकल जाएगा आपको भी नहीं पता लगेगा, राइट। 1 घंटे में 100 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चन का आपका टारगेट है, कितने कर पाते हो इट डिपेंड्स। तो सबसे पहले अगर हम लास्ट ईयर की कट ऑफ पर नजर डालें तो जनरल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ गई थी वो 54.25 गई थी, एंड दैट इज नॉर्मलाइज्ड स्कोर। जो एक्चुअल स्कोर नहीं है, रॉ स्कोर अलग होता है, नॉर्मलाइज्ड स्कोर जो होता है वहां पर क्या होता है कि जो टफ शिफ्ट आती है, अगर आपकी शिफ्ट में टफ पेपर आया है तो आपका जो स्कोर एक्चुअल में रॉ स्कोर आया है उसको थोड़ा बढ़ा दिया जाता है ना। तो ये जो कट ऑफ है ये ओवरऑल कट ऑफ है। और अगर मैं सेक्शनल कट ऑफ की बात करूं तो क्वांट की जो कट ऑफ है वो 7 नंबर, रीजनिंग की 10 नंबर और इंग्लिश की है 11.5 नंबर। लेकिन हर एक सेक्शन में आप केवल इतना ही टारगेट करोगे तो आप ओवरऑल का टारगेट पूरा नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, कम से कम अपना एक मिनिमम टारगेट सेट करके चलना है कि लेट सपोज अगर आपका क्वांट फेवरेट एरिया है तो क्वांट में आप टारगेट करो कि आप 20 से 25 क्वेश्चन कर पाओ। रीजनिंग में आप सोच कर चलो कि सपोज सर हम 25 क्वेश्चन यहाँ पर कर सकते हैं, 35 में से अगर 10 स्किप भी कर दिए तो सर 25 प्लस हम यहाँ पर कर सकते हैं। इंग्लिश में भी आप टारगेट कीजिए कि 20 प्लस आप कर पाए। तो हर एक सेक्शन में आपको इंडिविजुअल मिनिमम टारगेट अपना लेकर जाना है एग्जाम में, कि अगर आसान शिफ्ट आती है तो मैं इतने कर सकता हूं, अगर कोई शिफ्ट टफ लगती है तो जबरदस्ती मैं इस टारगेट को मीटअप करने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं उतना ही करूंगा जितना मुझे आता है ना। लेकिन जो मिनिमम टारगेट मैंने सेट किया उसके आसपास तो करने की कोशिश ही करूंगा, राइट। और अगर कोई शिफ्ट टफ आती है तो ऑटोमेटिकली नॉर्मलाइजेशन के थ्रू आपका स्कोर जो है बढ़ जाता है, तो आपको ज्यादा चिंता करने की, पैनिक करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो आप इसमें आप मिनिमम टारगेट अपना हर एक में सेट करके चलें। मैं एक कोई रिजिड टारगेट आपको नहीं बता रहा हूं, क्योंकि किसी किसी का इंग्लिश स्ट्रांग होता है, किसी किसी का क्वांट और रीजनिंग अच्छा होता है। तो बेस्ड ऑन योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट आप अपने मिनिमम टारगेट यहाँ पर सेट करके चलिए, ताकि आप ओवरऑल कट ऑफ के आसपास पहुंच सकें। आसपास नहीं मतलब इसको अच्छे खासे मार्जिन से क्रॉस कर सकें। अगला पॉइंट अगर हम बात करें तो सिंसियरिटी इज द की टू क्रैक प्रीलिम्स एग्जाम। प्रीलिम एग्जाम को क्या लोग क्या सोचते हैं कि हल्के में ले लेते हैं, है ना। ये सोचते हैं कि यार 1 घंटे का है और 100 क्वेश्चन है, तो अगर मैंने 10-5 सवालों में तुक्का मार भी दिया तो हो सकता है कि किस्मत के भरोसे मैं पास हो जाऊं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, उल्टा उसका आपको नुकसान ही होता है। देखो, आप पहली बार तो प्रीलिम एग्जाम का मोटिव समझो कि प्रीलिम एग्जाम क्यों लिया जाता है। लाखों कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हैं, है ना, और हर किसी का जो लेवल है वो मेंस के लेवल तक का नहीं है ना, क्योंकि 90% से ज्यादा बच्चे नॉन सिंसियर होते हैं। केवल 10% होते हैं जिन्होंने पूरी तैयारी की होती है, पूरी सिंसियरिटी के साथ तैयारी की होती है। उन्हीं 10% में जो है कंपटीशन होता है। तो उन 90% में से 10% को छांटने के लिए प्री एग्जाम लिया जाता है, जहां पर पेपर का लेवल बहुत टफ नहीं होता, पेपर में आपको स्पीड चाहिए होती है और कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो अगर आप भी नॉन सिंसियर कैंडिडेट की तरह बिहेव करोगे तो क्या आप प्रीलिम एग्जाम क्रैक कर पाओगे? बिल्कुल नहीं, है ना। क्योंकि नॉन सिंसियर कैंडिडेट क्या करता है, वो भी तुक्का मारता है, क्योंकि उसने तो कुछ पढ़ाई नहीं की, वो भगवान भरोसे आया है। वो सीधे सीधे सोचता है कि अगर मैंने सवालों में तुक्का मार दिया तो हो सकता है किस्मत के भरोसे में पास हो जाऊं, राइट। तो आपको वैसी हरकत नहीं करनी। अगर आप सिंसियर तरीके से आपने तैयारी की है तो आप उतना ही कीजिए जितना आपको आता है, और प्रॉपर स्ट्रेटजी के थ्रू अपने अटेम्प्ट्स मैक्सिमाइज करने की कोशिश कीजिए, ना कि तुक्के के थ्रू, राइट। ये चीज। सेकंड जो आपको चीज याद रखनी है, ऑलवेज फॉलो 2 स्टेप अप्रोच। जैसे मेंस एग्जाम में 3 स्टेप अप्रोच होती है, प्री एग्जाम में 2 स्टेप अप्रोच आपको फॉलो करनी है। जैसे कि लेट सपोज क्वांट सेक्शन के लिए आपको 20 मिनट का टाइम मिला, है ना। तो आपको क्या करना है, देखो यहां पर क्वेश्चन छोड़ने का बहुत ज्यादा स्कोप नहीं होता है ना। आप एक आध डीआई सेट छोड़ सकते हो, एक आध केस सेट छोड़ सकते हो, कुछ अरिथमेटिक के क्वेश्चन छोड़ सकते हो। लेकिन जो स्पीड मैथ्स वाले सेक्शन है वो आपको कोशिश करना है कि पूरा ही कर पाओ। हाँ, 1-2 नंबर सीरीज के क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो आपसे उस समय नहीं बने तो उनको स्किप कर देना। लेकिन अगर अप्रोक्सीमेशन आपके शिफ्ट में आया, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आई, है ना, या नंबर सीरीज आई,
तो ये मतलब 15 नंबर का अगर स्पीड मैथ्स आता है तो आप कोशिश करो कि वहां पर 10 प्लस आप कर पाओ आराम से और करेक्टली 100% एक्यूरेसी के साथ, राइट। तो दूसरी चीज, आपको डीआई सेट अगर 2 आते हैं, तो अगर 2 सेट आपके में आए तो एक सेट आसान वाला होगा, वो आपको करना ही है, और दूसरा सेट पूरी तरीके से स्किप नहीं करना। आप उसमें 1-2 क्वेश्चन अगर कर सकते हो तो कर लेना। केसलेट डीआई आता है, अरिथमेटिक आता है। तो अरिथमेटिक में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने की कोशिश करनी है, और केसलेट डीआई मैं रिकमेंड करूंगा कि ये आप कर दो, क्योंकि एक बार जो आपने केसलेट को बना लिया तो 5 के 5 क्वेश्चन आप आंसर कर सकते हो बड़े आराम से, राइट। और अगर इसको आपने बिल्कुल नहीं बनाया तो 5 के 5 में से 0 हो गए आपके। तो ये आपको करना ही है, इसमें से क्वेश्चंस आप टारगेट करना, जो जो आपसे बन पा रहे हैं वो करोगे। डीआई सेट में मेरा रिकमेंडेशन है कि डीआई में 2 सेट आएंगे, तो एक आसान होगा, एक थोड़ा मुश्किल होगा। आसान वाला तो पूरा ही करना है, जो मुश्किल वाला है उसमें से हो सके तो 2 या 3 क्वेश्चन कर देना। स्पीड मैथ्स में आपको टारगेट करने हैं 15 में से 10 प्लस आप कर पाओ। अगर इस तरीके से लेकर चलोगे तो आप जो है अपने अटेम्प्ट्स को मैक्सिमाइज कर पाओगे। अब आप कहोगे सर ये 2 स्टेप अप्रोच क्या है, तो इस 2 स्टेप अप्रोच ये है कि आपके पास 1 से लेकर है ना 35 तक क्वेश्चन नंबर है, राइट। आप पहले क्वेश्चन से आपने शुरू किया है ना, पहले क्वेश्चन आपने जैसे ही आपने देखा कि चलो शुरुआत में तो सपोज अप्रोक्सीमेशन के सवाल है, तो 5 के 5 आप करते चले गए। छठा सवाल जैसे ही आया आपने देखा कि यार ये सवाल थोड़ा मुश्किल लग रहा है, कैलकुलेटिव लग रहा है, अभी इसको छोड़ देता हूं। तो स्टेप 1 में मैं उस क्वेश्चन को नहीं करूंगा। स्टेप 1 में मुझे वो क्वेश्चन करने हैं जो मुझसे एक बार में बन पा रहे हैं, है ना। तो इसके थ्रू मैं 1 से लेकर 35 तक के एटलीस्ट सारे क्वेश्चन स्कैन कर लूंगा, और पहले स्टेप में मैं सारे वो क्वेश्चन कर लूंगा जो मुझसे आसानी से बन पा रहे हैं। अब सेकंड स्टेप वाले जो क्वेश्चन है, मतलब जो थोड़े मुश्किल है, वो तो वैसे भी नहीं बन पाते, है ना। और अगर आप 2 स्टेप अप्रोच फॉलो नहीं करते हो, आप अगर नॉर्मली क्वेश्चंस को ऐसे करते जाते हो, है ना, कि जो नहीं आ रहा है उसमें भी अननेसेसरी टाइम वेस्ट करोगे, तो होगा क्या कि आपसे जो आसान वाले क्वेश्चन है उनको आप पूरा स्कैन भी नहीं कर पाओगे, उनको भी नहीं सॉल्व कर पाओगे, टफ क्वेश्चन में फंसे रह जाओगे। तो आपको 2 स्टेप अप्रोच फॉलो करनी है। पहले स्टेप में आप बिल्कुल वैसे क्वेश्चन करो जो बहुत आसानी से आप बना पा रहे हो, राइट, जिनमें आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये मान लो कि सपोज पहले स्टेप में आप सिर्फ 15 ही क्वेश्चन कर पाए, सिर्फ 15 सवाल आपको ऐसे मिले 35 में से जो आप बहुत आसानी से कर पाए, कोई बात नहीं। सेकंड स्टेप में जैसे ही आप जाओगे, मतलब जब सेकंड स्टेप में आप एंटर करोगे, तो फिर से शुरुआत से शुरू करोगे, उन सवालों को देखोगे जो आपने छोड़ दिए थे, और उनमें से भी सबसे पहले वो सवाल जो थोड़े आसान थे, डाइसी थे, है ना, उनको मत उठा लेना। जो जैसे कि रॉन्ग नंबर सीरीज का कोई ऐसा सवाल है जिसमें आपने दिमाग लगाया, नहीं लग रहा, तो लगेगा भी नहीं, तो उसको मत उठाना, है ना। डीआई का मत उठाना, कुछ एरिथमेटिक या सिंगल लाइनर ऐसे क्वेश्चंस उठाइए सेकंड स्टेप में जो आप आसानी से बना पाओ। तो 5-7 क्वेश्चन आप वहां से आप आराम से बना सकते हो, है ना। एक एवरेज स्टूडेंट के लिए बता रहा हूं, अगर जिसकी मैथ्स बहुत अच्छी है वो तो हो सकता है कि पहले ही स्टेप में 25 प्लस कर ले, राइट। तो इट डिपेंड्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 2 स्टेप अप्रोच फॉलो करनी है। पहले बार में आपको केवल वही क्वेश्चन करने हैं जो एक बार में आसानी से बन पा रहे हैं, जिसमें से कि स्पीड मैथ्स के सवाल होंगे, डीआई का एक सेट होगा, अरिथमेटिक के कुछ क्वेश्चन और एक केसलेट। सेकंड स्टेप में आपको वो उठाने हैं जो आपसे पहली बार में नहीं बन पाए थे, और उसके लिए आपको समय कम ही मिलेगा। आप मान लो कि पहले स्टेप के लिए आपने 17-18 मिनट लगा दिए, तो 6-7 मिनट आपको मिलेंगे दूसरे स्टेप के क्वेश्चंस को करने के लिए। सो यू हैव लिमिटेड टाइम, है ना। तो उसको मैक्सिमम अगर आप यूटिलाइज करना चाहते हो, तो मैक्सिमम अटेम्प्ट करना चाहते हो, तो आपको वो सवाल करने हैं पहले जो आसान है, राइट। और देखो अननेसेसरी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी हो सकता है कि शिफ्ट टफ आ जाए, तो ऐसा नहीं है कि जो मेरे दिमाग में पहले से ही सेट है कि मुझे 20 प्लस करना ही है, 25 प्लस करना है, तो फिर आप भूल जाना। आप उतने ही करना जो आप आराम से बना पा रहे हो, बाकी सारी चीजें नॉर्मलाइजेशन में एडजस्ट हो जाएंगी, राइट, आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। अगले अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स, पढ़ाई से रिलेटेड टिप्स तो बहुत हो गई, अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल चीजों की। रीच टू द सेंटर वेल बिफोर रिपोर्टिंग टाइम, है ना, पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना हो, इसके लिए आपको जो भी रिपोर्टिंग टाइम दिया गया उससे एडवांस में आराम से, ऐसा भी नहीं है कि सुबह का 10 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है और रात को 11 बजे से वहीं बोरिया बिस्तर बांध कर बैठ गए, ऐसा नहीं है। मतलब थोड़ा सा आप आधे घंटे, 20 मिनट, 25 मिनट पहले पहुंचिए। नाउ डू नॉट फॉरगेट टू कैरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, जो आपका आईडी कार्ड है, फोटो है ना, और जो आपका एडमिट कार्ड है, ये सारी चीजें जो भी है उनकी चेकलिस्ट बना लो और सारी चीजें लेकर जाओ।
है ना। वहां पर जाकर इन चीजों में दिमाग डाइवर्ट ना हो कि ये चीज में मैं भूल गया, ये चीज नहीं है, वो नहीं है ना। ये सारी चीजें बिल्कुल आराम से आप लेकर जाओ एक अच्छे बच्चे की तरह। आगे, कीप काम इन एवरी सिचुएशन, डू नॉट पैनिक। कोई भी चीज समस्या आती है, अगर आपका माउस नहीं चल रहा है तो आप इन्विजिलेटर को बताइए, है ना। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, सपोज ट्रैफिक मिल गया, घबराने की जरूरत नहीं है ना। थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहो, घबराहट कम होगी, है ना। क्योंकि घबराने से होता क्या है कि हमारा जो एग्जाम में परफॉर्मेंस है वो निकल कर नहीं आएगा। तो किसी भी सिचुएशन में आपको पैनिक नहीं करना। एक दिन, सिर्फ एक दिन भगवान पर छोड़ दीजिए और सोच लीजिए कि जो होना है अच्छा अच्छा होना है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। सिर्फ एक दिन के लिए ऐसा आप सोच लीजिए तो आपको घबराहट नहीं होगी। नेक्स्ट, ईट समथिंग लाइट एंड डू सम मेडिटेशन 1 डे बिफोर एग्जाम। आपका दिमाग शांत रहे तो एक दिन पहले आपको बहुत ज्यादा हैवी नहीं खाना है ना। कि आपने सपोज एक दिन पहले पार्टी कर रहे हो, पिज्जा खा रहे हो, ये सब मत करना। एक दिन पहले बहुत हल्का खाना, है ना, लाइट खाना, और थोड़ा मेडिटेशन अगर पॉसिबल है तो आप कर सकते हो दिमाग को शांत रखने के लिए, है ना। बाकी बहुत ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है एक दिन पहले। ये नहीं कि बुक्स लेकर बैठ गए मोटी मोटी वो सब, या मॉक टेस्ट लेकर बैठ गए। तो एक दिन पहले आपको दिमाग को स्ट्रेस नहीं देना, है ना। बिल्कुल आपको दिमाग को काम एंड कंपोज रखने की कोशिश करनी है, तभी आपका एग्जाम में जो परफॉर्मेंस है वो बेहतरीन निकल कर आ पाएगा। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो मुझे आपको डिस्कस करने थे आपके साथ, है ना। उम्मीद करता हूं इन पॉइंट्स का आप ध्यान रखेंगे और बेहतरीन परफॉर्म करके आएंगे एग्जाम में। राइट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।